शेयर इशू, प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन, बायबैक, यहाँ तक सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर मूविंग ऑन डिबेंचर्स. टुडेज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर. इशू ऑफ डिबेंचर और इशू ऑफ शेयर्स क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करेंगे और वहीं से हमें इसका पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा. द फर्स्ट थिंग, डिबेंचर कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट. जो इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर में पहला डिफरेंस है वो ये है, डिबेंचर कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट. इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता था, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है. सेकेंड चीज, डिबेंचर नॉर्मली लमसम इशू होता है. लमसम इशू होने का मतलब हम डिबेंचर्स पे जितना भी अमाउंट है इक्वल टू द इशू प्राइस, वो सारा हम एट द टाइम ऑफ इशू ही यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही कलेक्ट कर लेते हैं. तो डिबेंचर इशू प्रोसीजर की बात करें तो डिबेंचर में मेनली 3 इशू प्रोसीजर हमारे पास रहेंगे. पहला, डिबेंचर इश्यूज फॉर लमसम पेमेंट. लमसम पेमेंट में हमारी एंट्री क्या होगी? लमसम पेमेंट के केस में एंट्री बहुत सिंपल है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. और यदि यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा. तो डिस्काउंट ऑन इशू या सिक्योरिटी प्रीमियम. ये एंट्री हमारे पास बनेगी डिबेंचर इश्यूज एज लमसम और एट लमसम पेमेंट. ठीक है. अब ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है इसे हमें राइट ऑफ करना रहेगा. तो जितना भी डिस्काउंट हमने दिया है इशू पे उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, या अदर पी एंडल से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो भी हमारे पास अवेलेबल है. तो सपोज यदि हम पी एंडल से राइट ऑफ कर रहे हैं तो पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू. ये है हमारे पास एंट्री व्हेन वी आर इशूइंग डिबेंचर एट लमसम पेमेंट. अब यहाँ पे हमारे पास और क्या वेरिएशंस और क्या चीज़ें आती हैं तो वो समझते हैं कि जब भी डिबेंचर्स इशू किया जाता है तो हमें पता है डिबेंचर्स को रिडीम भी करना होता है. डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स यानी वो डिबेंचर्स जिन्हें हमें रिडीम नहीं करना, ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं होते. तो डिबेंचर्स को रिडीम करना है, और जब हम डिबेंचर्स को रिडीम यानी रीपेमेंट करेंगे तो उस रीपेमेंट किस प्राइस पे हो सकता है? जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ था तो प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे थे प्रीमियम पे, वैसे ही डिबेंचर्स भी प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं. लेकिन यदि आपने डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना डिसाइड किया है और वो डिसीजन आपने एट द टाइम ऑफ इशू ही ले लिया है कि हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि आज से कुछ सालों बाद, से 10-15 जो भी डेट ऑफ रिडम्पशन है, उस वक्त हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करना रहेगा. तो यहाँ पे उस प्रीमियम का अरेंजमेंट हमें एट प्रेजेंट करना रहेगा. हमें अभी उस प्रीमियम जो कि हम रिडम्पशन पे करने वाले हैं उसको आज ही अरेंज करके चलना पड़ेगा. तो उसका प्रोविजन हम यहीं पे बना लेंगे. तो एक एक्स्ट्रा एंट्री बनती है कि इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन प्रीमियम, कंडीशन कब आएगी, सिचुएशन कब आएगी, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन प्रीमियम. डिबेंचर्स को यदि हमें प्रीमियम पे रिडीम करने को बोला गया कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन प्रीमियम, देन प्रीमियम टू बी पेड at the time of redemption,
प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू बी प्रोवाइडेड, प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जो भी प्रीमियम हमें रिडम्पशन पे करना है, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड required to make provision at the time of issue, उसका प्रोविजन हमें इशू के टाइम पे ही बनाना पड़ेगा। वो प्रीमियम जो हमें रिडम्पशन पे करना है, उसका प्रोविजन हमें इशू के टाइम पे ही बनाना पड़ेगा। एंड द प्रोविजन, उसका प्रोविजन बनाने की एंट्री, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और इस लॉस को भी हमें अभी राइट ऑफ करना रहेगा। अब यहाँ पे आपने अर्लियर कभी स्कूल लेवल पे डिबेंचर इशू की एंट्रीज पढ़ी होंगी, तो 6 डिफरेंट केसेस बना के, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल सा एक लॉजिक ध्यान रखना है, क्योंकि अब थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, तो मेच्योरली बात करें। इशू पे ये एंट्री हो रही है, पार पे इशू हुआ है तो ना डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट नहीं आएगा, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा इस सेकेंड एंट्री के अंदर। और साथ में मैं आपको यहां पे ऐड कर दूं क्या, कि सर हम रिडम्पशन भी करने वाले हैं, और रिडम्पशन यदि पार पे करने वाले हैं तब तो कुछ मतलब ही नहीं है। इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यदि मैं रिडम्पशन प्रीमियम पे करने वाला हूं, तो मुझे एक चीज और पता है कि मुझे उस रिडम्पशन के प्रीमियम का अरेंजमेंट भी करना रहेगा, और उसकी ये एक एडिशनल एंट्री बनेगी। इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी। इस एक्स्ट्रा एंट्री को मैं इसी एंट्री के अंदर मर्ज कर देता हूं लाके। अब इस एंट्री में मर्ज करने का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। वो एंट्री इसी के साथ आके मर्ज हो जाएगी, और हमारा वो प्रोविजन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सो देयर आर नॉट दैट 6 डिफरेंट केसेस। वी नो कि इशू की एंट्री क्या बनती है, वी नो कि रिडम्पशन पे यदि प्रीमियम पे करना है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, और यदि ये सिचुएशन है तो इसे इशू की एंट्री के अंदर ही मर्ज कर दो। फाइन। तो ये इशू से रिलेटेड सिंपल केस। इशू सेकंड, यदि हम इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, देन कुछ नया नहीं है, सेम एज इक्विटी शेयर्स, सेम एज इशू ऑफ शेयर्स, सारी एंट्रीज सिमिलर। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू अलॉटमेंट, सेम एंट्रीज। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि यहाँ पे कोई नॉन पेमेंट का फोर फीचर नहीं होता, डिबेंचर में कोई फोर फीचर नहीं होता। लोन लिया है भाई, फोर फीचर कैसे हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये तो हो गई इशू की बात। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट पे करना रहता है, डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं ये नॉर्मली हम हाफ ईयरली पे करते हैं। तो हाफ ईयरली जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री बनाना है। अब हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो एंट्री कैसे बनेगी, तो 2 बार एंट्री बनेगी। फर्स्ट सितंबर एंड में, यानी अक्टूबर से पहले हाफ ईयरली सितंबर एंड, और दूसरा एंट्री बनेगा मार्च एंड, 2 बार में, और दोनों बार सेम एंट्रीज बनेगी। कितना इंटरेस्ट पे करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर के आगे मेंशन होती है। जैसे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर का मतलब उन डिबेंचर्स पे हमें 8% का इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे हमें पास लिखा है 8% डिबेंचर
ऑफ ₹1000 ईच। इसका मतलब ये ₹1000 हो गई उसकी फेस वैल्यू, ये 8% हो गया उसका इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अब आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो हाफ ईयरली कितना इंटरेस्ट जाएगा? तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट जाएगा ₹1000 की फेस वैल्यू पे 4%, या ₹1000 की फेस वैल्यू पे 8% का हाफ। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं वो और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसको 2 बार हाफ हाफ करके पे करेंगे। और हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होगी? फेस वैल्यू पे। हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होगी। एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। अब ये टीडीएस पेबल क्या है? हम यानी कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, और इनकम टैक्स बोलता है कि सर डिबेंचर होल्डर को जो इनकम होने वाली है इंटरेस्ट की, हम उनसे टैक्स लेने जाएं उससे बेटर आप ही सोर्स पे, यानी जहां से ये इनकम उनको जा रही है वहीं पे उनका टैक्स डिडक्ट कर लो। से टैक्स रेट इज 20%, तो आप यदि उन्हें ₹1000 का इंटरेस्ट दे रहे हो तो उनके ₹1000 के इंटरेस्ट में से ₹200 आप यहीं पे डिडक्ट कर लो, उन्हें आप 800 पे कर दो, और वो ₹200 टैक्स के हमें पे कर दो, ताकि हमें हर डिबेंचर होल्डर के घर पे जाके टैक्स नहीं लेना पड़े। तो वो जो टैक्स कंपनी इंटरेस्ट में से डिडक्ट करती है, वो डिडक्ट करके वो डिडक्ट किया हुआ टैक्स कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे वो टैक्स किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। तो कंपनी यदि सपोज ₹10,000 का इंटरेस्ट टोटल पे कर रही है, यहां से जो इंटरेस्ट का अमाउंट आके आता है, मैं अमाउंट ही लेता हूं, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। टोटल हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर ऑफ 100,000 ईच। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ में कितना बना हमारा? मल्टीप्लाई बाय 10,000, 4 लाख रुपीस, आई थिंक सो, चेक कर लें। 4 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। तो कंपनी के लिए तो पूरा 4 लाख रुपीस डिबेंचर इंटरेस्ट है, पूरा तो 4 लाख रुपीस डिबेंचर इंटरेस्ट है। कंपनी तो पूरा 4 लाख रुपीस डिबेंचर इंटरेस्ट में डेबिट कर देगी। अब यदि गवर्नमेंट आके बोलती है कि टैक्स डिडक्ट करो, से 20% टैक्स डिडक्ट करो, तो इस 4 लाख में से 20% 80,000 टैक्स में डाल देगी, और 3,20,000 डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में डाल देगी। बात समझ में आ गई? यदि टीडीएस है तो। और फिर डिबेंचर होल्डर को उनका अमाउंट पे कर दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोले सर ये लो आपका इंटरेस्ट। बोले कम कैसे हो गया? बोले कम ऐसे हो गया कि इसमें से हमने 20% काट के गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है। बोले सर मेरा तो टैक्स नहीं बनता। बोले वो गवर्नमेंट से जाके बात करो, उनसे वापस लो, हमें तो इंस्ट्रक्शन थे कि टैक्स काटना है, हमने टैक्स काटा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। और टीडीएस पेबल जो कंपनी ने डिडक्ट किया है, वो टीडीएस पेबल कंपनी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये है आपका इंटरेस्ट का केस, और फिर इस डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पीएनएल में पूरा 4 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, बिकॉज कंपनी के लिए तो जेब से पूरा 4 लाख ही गया है। शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर की पॉकेट में कम आया है, लेकिन कंपनी की पॉकेट से तो पूरा 4 लाख ही गया है। ये हो गया फर्स्ट 3 एंट्रीज 6 मंथ के एंड पे बनेगी, फिर फर्स्ट 3 एंट्रीज ईयर एंड पे वापस बनेंगी, और लास्ट एंट्री दोनों एंट्री को मिला के जितना भी टोटल इंटरेस्ट हुआ साल भर का, वो पूरे 1 ईयर के इंटरेस्ट के साथ लास्ट एंट्री बनेगी पीएनएल में ट्रांसफर करने की, क्योंकि वो हम ईयर एंड में बनाते हैं। ये दोनों पार्ट क्लियर है?
सो हम दो सिचुएशन, दो मेन पॉइंट डिबेंचर से रिलेटेड डील कर चुके हैं। पहला, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में कोई नया पॉइंट था? यस, एक ही नया पॉइंट था, लमसम इशू प्लस रिडम्पशन टर्म, जिसमें यदि हमारे पास रिडम्पशन टर्म आती है तो उस रिडम्पशन टर्म में हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, तो हम ये प्रीमियम का अरेंजमेंट करने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो प्रीमियम पे करना है उसका अरेंजमेंट करने वाले हैं, बाकी नया कोई पॉइंट नहीं। देन इंटरेस्ट, एंड नाउ मेन पार्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री नोटेड, मेन पार्ट पे आते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर्स का रीपेमेंट। और डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए हमारे पास तीन मेन तरीके हैं। कैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को, तीन भी नहीं एक और कर देते हैं, चार तरीके। डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के हमारे पास चार डिफरेंट वेज हैं। पहला, लमसम पेमेंट। दूसरा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। थर्ड, conversion in shares. Fourth, purchase from open market. Debentures can be redeemed using any of the mode: lump sum payment, installment payment by draw of lots, conversion into shares and purchase from open market. लमसम पेमेंट का मतलब क्या है? लमसम पेमेंट का मतलब है कि हम सारे डिबेंचर होल्डर्स को एक प्री डिसाइडेड स्पेसिफाइड डेट पे, प्री डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड डेट पे सारे डिबेंचर होल्डर्स का एक शॉट में पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज लमसम पेमेंट, सिंगल शॉट पेमेंट। जिस दिन को रिडम्पशन डिसाइड किया गया उसी दिन सारे डिबेंचर होल्डर्स का एक साथ पेमेंट कर दिया जाए, दैट इज नोन एज लमसम पेमेंट। ठीक है। दूसरा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी हम सारे डिबेंचर्स का एक साथ पेमेंट ना करके उनका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का मतलब, जैसे टोटल 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं या 1 करोड़ रुपीस के डिबेंचर्स, हमने डिसाइड किया कि सर हम थर्ड ईयर या फिफ्थ ईयर के बाद हर साल 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स का पेमेंट करते जाएंगे। तो आफ्टर फिफ्थ ईयर 20 लाख पे कर दिया, 80 लाख बचे। सिक्स ईयर में फिर 20 लाख पे कर दिया, 60 लाख बचे। ऐसे करके हम 5 साल में इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को पे करेंगे। इन दैट सिचुएशन एक प्रॉब्लम ये आता है कि सर कौन से डिबेंचर्स को आप पे करोगे? पहली बार फर्स्ट टाइम जिनको पेमेंट कर रहे हो वो कौन से होंगे, कौन होंगे? तो कौन होंगे ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स से डिसाइड करेंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट से डिसाइड करने का मतलब, लॉटरी सिस्टम से निकालेंगे कि पहले 20 लाख कौन है, आइडेंटिफाई नहीं करना है, बस ड्रॉ ऑफ लॉट से 20 लाख सेलेक्ट किए और पेमेंट कर दिया। अगली बार फिर ड्रॉ ऑफ लॉट से 20 लाख सेलेक्ट किए, पेमेंट कर दिया। तो जिनका भी ड्रॉ ऑफ लॉट में सिलेक्शन आएगा उनको पेमेंट दे दिया जाएगा। ये कहलाता है पेमेंट बाय या रिडम्पशन बाय इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ
लॉट्स। पहले इन दो तरीकों की बात कर लें। इन दोनों केसेस में, इन दोनों ही केसेस में प्रोसीजर डिफरेंट है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट हो ही नहीं सकता। इफ यू आर पेइंग इन वन इंस्टॉलमेंट तो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है, इफ यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट तो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाएं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट द जर्नल एंट्री, तो इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस जर्नल एंट्री विल बी सेम। जब भी पेमेंट इनका ड्यू होगा तो हम एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यदि प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर होल्डर, then debenture holder account debit to बैंक। और ये हो गया डिबेंचर होल्डर का पेमेंट। यदि लमसम कर रहे हो तो ये एंट्री एक ही बार होगी, और यदि यार इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो ये एंट्री हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे यही दो एंट्रीज बनेंगी। जितने भी अमाउंट का डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हो उनके लिए यही दो एंट्री, जिन्हें रिडीम कर रहे हो उन्हें उन डिबेंचर को डेबिट करो, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो उनका प्रीमियम भी डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट, और फिर ड्यू अमाउंट उन्हें पे कर दो। प्रीमियम और रिडम्पशन का क्या करेंगे सर, ये तो हमने या तो पहले से अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी, और पहले से यदि अरेंज किया हुआ नहीं है तो अब इसे राइट ऑफ कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दो, या पीएनएल से राइट ऑफ कर दो। यदि पहले अरेंज किया हुआ नहीं है तो, पहले से अरेंज किया हुआ है तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो इनको राइट ऑफ करने की एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को यदि हमें अब राइट ऑफ करना है तो अब राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बन जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये हो गया आपका redemption of debenture if we are using lump sum method or installment method by draw of lots. Is it clear? Conversion. Conversion in shares. Debentures can be redeemed by converting in shares. मतलब हम डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं कि सर आप अपने डिबेंचर्स की जगह कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, तो हम डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा सर, डिबेंचर होल्डर का एक तरह से पेमेंट हो गया, बट उन्हें पेमेंट में कैश की जगह शेयर्स मिल गए कंपनी के। सो डिबेंचर होल्डर विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कन्वर्जन के केस में अ फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, दिस फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम। पहले जितने डिबेंचर्स को बाय कन्वर्जन आप रिडीम करना चाहते हैं उनका अमाउंट, और यदि उन्हें प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो उनका प्रीमियम अमाउंट दोनों डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, यानी पेमेंट बिकम ड्यू।
डिबेंचर होल्डर्स पेमेंट बिकम ड्यू। And now make conversion. So our second entry will be debenture holder account debit to share capital to security premium. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री में क्या बना है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि आपने जो कन्वर्जन किया है और कन्वर्जन में जो शेयर्स दिए हैं वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो ये एंट्री इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। डिबेंचर होल्डर को आप कितने शेयर्स देंगे तो उसकी कैलकुलेशन हम यहां कर सकते हैं अलग से कि कितने शेयर्स हम उन्हें दे रहे हैं। इसमें अमाउंट ड्यू कौन सा है? जितना डिबेंचर होल्डर को पे करना है, कौन सा? ये वाला अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। It is conversion method, redemption of debenture by conversion. And the last one and the new one or different one, यहां इसको मैं अलग से ले रहा हूं, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं ओपन मार्केट से परचेज करके। ओपन मार्केट से परचेज करने का मतलब कंपनी के लिए कंपनी के डिबेंचर्स लायबिलिटी है और वो एज सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर्स के पास है और वो डिबेंचर होल्डर्स अपने डिबेंचर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, यानी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी खुद एक ऑफर लेकर आती है, ऑफर नहीं ला रही है, मतलब कंपनी खुद मार्केट में जा रही है और अपने ही डिबेंचर होल्डर से अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स खुद खरीद लेती है। अपने ही डिबेंचर होल्डर से अपनी कंपनी के डिबेंचर एज अ डिबेंचर होल्डर खरीद लेती है और कंपनी खुद अपनी कंपनी के डिबेंचर की डिबेंचर होल्डर बन जाती है। एक्स इज द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। एक्स एक पर्सन है और एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और एक्स उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। ठीक है, अब कंपनी इस डिबेंचर होल्डर को मार्केट में अप्रोच करती है और इससे इसके डिबेंचर खरीद लेती है। तो इस ये डिबेंचर होल्डर कंपनी को शेयर्स अपने डिबेंचर्स सेल कर देता है और एक्स लिमिटेड उसका डिबेंचर होल्डर बन जाती है। अब यहां सिनेरियो क्या बन रहा है? डिबेंचर किसके हैं? एक्स लिमिटेड के, और वो डिबेंचर के डिबेंचर होल्डर कौन है? एक्स लिमिटेड इटसेल्फ। यानी यदि उसकी बैलेंस शीट देखें तो यहां पे बैलेंस शीट में डिबेंचर उसकी लायबिलिटी है, लेकिन वो अपना ही पैसा अपने ही डिबेंचर को खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो सेम डिबेंचर कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे? असेट्स। यू आर इन्वेस्टिंग
कंपनी इज इन्वेस्टिंग, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कहां इन्वेस्ट कर रही है, मार्केट में। किस में इन्वेस्ट कर रही है? खुद ही के डिबेंचर्स में, खुद ही के डिबेंचर्स खरीद रही है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट वो कंपनी की क्या बन गई? असेट। और वही डिबेंचर्स कंपनी की लायबिलिटी में भी है। अब कंपनी अपनी असेट को लायबिलिटी से कैंसिल कर देती है, असेट को लायबिलिटी से कैंसिल कर देती है। तो यहां से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए और इधर से कंपनी के डिबेंचर खत्म हो गए, और इनडायरेक्टली कंपनी के डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया। इनडायरेक्टली कंपनी के डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया, कंपनी के डिबेंचर्स का पेमेंट हो गया। सर ऐसा क्यों करेगी कंपनी? सीधा सीधा ही पेमेंट कर देना, डिबेंचर होल्डर को सीधा ही बोले रिडम्पशन कर रहे हैं भाई, आ जाओ ये पेमेंट ले जाओ। उनसे खरीद के उन्हें इन्वेस्टमेंट बना के और फिर कैंसिल करने का क्या लॉजिक है? लॉजिक है? मान लीजिए कि कंपनी का ये डिबेंचर जब कंपनी ने इशू किया था तो 100 रुपए का था, और कंपनी ने बोला था कि हम एट पार रिडीम करेंगे, यानी हम आपको रिडम्पशन पे कितने रुपए देंगे? 100 रुपीज। ठीक है, हाँ इट्स ओके, 100 रुपीज दो, रिडीम करो। कंपनी के इन डिबेंचर होल्डर की करंटली सपोज मार्केट प्राइस चल रही है 95 रुपी। कंपनी के उन डिबेंचर्स की करंटली मार्केट में जो प्राइस चल रही है, ओपन मार्केट में जो प्राइस चल रही है 95 चल रही है, यानी डिबेंचर होल्डर्स आर ट्रेडिंग और सेलिंग एंड बाइंग द डिबेंचर ऑफ द कंपनी इन ओपन मार्केट एट 95। अब कंपनी यदि रिडम्पशन करने जाएगी तो उन्हें अपने डिबेंचर होल्डर्स को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100, क्योंकि कंपनी तो 100 रुपीज पे ही रिडम्पशन का कमिटमेंट किया है। ऐसे केस में कंपनी ओपन मार्केट में जाके इनसे इनके डिबेंचर 95 रुपीज में खरीद के ले आती है। मार्केट में जिस प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस में खरीदेगी, तो कंपनी उनसे उनके डिबेंचर 95 में खरीद के ले आती है, और फेस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, इस 100 रुपीज के डिबेंचर को 95 में खरीद के कैंसिल कर देती है। 5 रुपी बच गए, 5 रुपी का प्रॉफिट हो गया। यस, इसलिए कंपनी ये ओपन मार्केट का ऑप्शन चूज कर सकती है। ओपन मार्केट का ऑप्शन, इस चीज से क्लैरिटी आ रही है कि ओपन मार्केट का ऑप्शन किस सिचुएशन में चूज होता है, किस सिचुएशन में कंपनी ओपन मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट करती है? जब उन डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस उसके रिडम्पशन प्राइस से कम पे ट्रेड हो रहा है। यदि मार्केट में प्राइस 105 चल रहा होता तो कंपनी क्यों करती भाई? वो सीधा डिबेंचर होल्डर को यदि रिडीम भी करना होता तो 100 रुपीज दे के रिडीम कर देती, लेकिन मार्केट प्राइस रिडम्पशन प्राइस से भी कम चल रहा है, तो वो ओपन मार्केट में जाके डिबेंचर्स को खरीद लेती है, और खरीद के और फिर बाद में उन्हें कैंसिल कर देती है। उससे कंपनी को 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो ओपन मार्केट, ये सिचुएशन समझ में आया, ये सिनेरियो समझ में आया कि ओपन मार्केट परचेज क्या है? खुद ही के डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर से ओपन मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू खरीद लेगी और फिर उस खुद डिबेंचर होल्डर बन जाएगी। अब कंपनी खुद ही अपने डिबेंचर की डिबेंचर होल्डर है, रिडम्पशन करने पे पेमेंट किसको करना है? खुद को। तो आपस में असेट्स और लायबिलिटीज को कैंसिल कर देगी, रिडम्पशन हो गया। बट ऐसा वो तभी अडॉप्ट करेगी व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज लेस देन रिडम्पशन प्राइस। अब इसकी डिफरेंट केसेस को समझते हैं और उन डिफरेंट केसेस में इनकी जनरल एंट्रीज को समझते हैं। एक सेकेंड गाइस, होल्ड करना।
चलिए, तो अब इस केस में सारे सिनेरियोज समझते हैं और उनकी जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं। सिनेरियोज क्या क्या बन सकते हैं इस केस में? सिनेरियोज क्या क्या बन सकते हैं? कंपनी ओपन मार्केट से परचेज करेगी अपने डिबेंचर, दो सिनेरियो बनते हैं। परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, परचेज फॉर्म फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी ने अपने डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदे और खरीद के इमीडिएटली असेट से लायबिलिटी कैंसिल कर दिया, खत्म। यानी द पर्पस ऑफ द कंपनी वाज क्लियरली इज टू रिडीम द डिबेंचर। बोले यार कुछ नहीं करने का है, 95 में 96 में मिल रहा है, खरीदो, 100 रुपीज का बर्डन खत्म होगा, 4 रुपए प्रॉफिट बचेगा, कैंसिल करो, फिनिश। ठीक है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इस केस में कंपनी क्या खरीद रही है? अपने डिबेंचर। तो वो सीधा अपने डिबेंचर को ही डेबिट कर देगी, सीधा अपने डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देगी और डिबेंचर खरीद के उसका पेमेंट कर रही है, बैंक को क्रेडिट कर देगी। लेकिन अगेन एक चीज कंफर्म है, डिबेंचर डेबिट किससे होगा? फेस वैल्यू से। लेकिन पेमेंट कितना किया? जितने में खरीदा, परचेज प्राइस से। क्रेडिट तो परचेज प्राइस से, यानी 100 रुपए का डिबेंचर था, 96 में खरीदा है, तो डिबेंचर तो कैंसिल होगा 100 रुपए से, और परचेज प्राइस क्या है? 96, तो पेमेंट विल ऑफ 96, 4 रुपीज क्या है? प्रॉफिट। तो वो जो बचा 4 रुपीज जो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, वो कंपनी के लिए एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है, एंड कंपनी विल ट्रांसफर दैट कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Company will transfer that capital profit to capital reserve account. Debenture account debit to bank to capital reserve, that's all. और in short, for sure प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो ये मोड ही अडॉप्ट नहीं करती कंपनी। तो 100 रुपीज का डिबेंचर फेस वैल्यू से डेबिट होगा, परचेज प्राइस से आप बैंक क्रेडिट करोगे जितना पेमेंट कर रहे हो, और कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाए। इसमें मैं और एडिशनल केसेस ऐड करूंगा लेटर ऑन, क्योंकि अभी उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सिचुएशन सेकंड, परचेज टू हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, परचेज टू हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपने डिबेंचर खरीद रही है, और अपने डिबेंचर क्यों खरीद रही है? कंपनी अपने डिबेंचर खरीद रही है, उसे मालूम है कि उसका डिबेंचर 95 में ट्रेड हो रहा है, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन रिडम्पशन का पर्पस नहीं है, उसको अभी रिडम्पशन नहीं करना था, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लिए, उनके पास सरप्लस मनी होगी, उन्हें कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा, एंड दे नो कि अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है हमारे डिबेंचर की प्राइस 95 नहीं रहने वाली, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी अदर कंपनी, लेट्स इन्वेस्ट इन आवर ओन कंपनी, लेट्स इन्वेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर ओन कंपनी, बिकॉज हमें तो पता ही ना अपने हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है। तो हम डिबेंचर खरीद लेंगे लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, हम रिडम्पशन नहीं करेंगे, हम अपने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट की तरह अपने ही बैलेंस शीट में असेट में होल्ड करेंगे। एंट्री। अब
डिबेंचर तो डेबिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिबेंचर तो आप कैंसिल ही नहीं कर रहे हो। डिबेंचर डेबिट कर दिया तो आपका डिबेंचर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे एक अलग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम ओन डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिबेंचर अकाउंट खोला एक, या इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के नाम से भी आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू विल राइट ओन डिबेंचर ओनली तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के नाम से अकाउंट ओपन किया टू बैंक, किस अमाउंट से? परचेज प्राइस, इन्वेस्टमेंट है ना, तो जितने प्राइस में इन्वेस्टमेंट खरीदा है, जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस वैल्यू पे डिबेंचर खरीदे हैं, ओन डिबेंचर खरीदे हैं, उसी प्राइस पे इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्या होगा सर, अब ये ओन डिबेंचर मेरी असेट्स में इन्वेस्टमेंट के हेड में शो हो जाएंगे, और मेरे जो डिबेंचर हैं वो तो ऑलरेडी लायबिलिटी में चल ही रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर दो पॉसिबिलिटी फिर बनती है। रीसेल लेटर ऑन, कैंसिलेशन लेटर ऑन। कंपनी ने अपने ही डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदे और उन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह अपने पास होल्ड कर लिया, उन्हें रीसेल उन्हें कैंसिल नहीं किया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर होल्डिंग फॉर सम पीरियड, इफ company is in need of money either, or the market price of debenture increases, डिबेंचर की, कंपनी के डिबेंचर की मार्केट प्राइस वापस 102 रुपीज हो गई। अब मार्केट प्राइस वापस 102 रुपीज हो गई, कंपनी भाई क्या खरीदा था, क्या किया था, इन्वेस्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट, किस पर्पज से किया था सर, सरप्लस मनी थी इन्वेस्ट कर दी। पर्पस क्या था सर, उस वक्त ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो अभी क्या, तो प्राइस बढ़ गए तो प्रॉफिट हो रहा है, बेच देते हैं, इन्वेस्टमेंट ही तो है, बेच देते हैं। और प्राइस नहीं बढ़ा तो रिडम्पशन कर देते हैं। रिडम्पशन करने के लिए क्या करना है, असेट लायबिलिटी को आपस में कैंसिल। तो दो सिनेरियो बनते हैं, यदि डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाए तो कंपनी अपने उन ओन डिबेंचर्स को सेल कर देगी और सेल करके प्रॉफिट कमा लेगी। तो रीसेल लेटर ऑन, लेटर ऑन उसने रीसेल कर दिया, रीसेल करेगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल वैल्यू आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने में सेल किया, क्या सेल किया, क्या सेल किया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर सेल किया। तो टू ओन डिबेंचर, कितना क्रेडिट करोगे सर, जितने में खरीदा था वो डेबिट करें, वापस क्रेडिट कर देंगे, परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस वापस क्रेडिट कर देंगे। और फॉर श्योर अगेन क्या, रीसेल कब करोगे, जब वो खरीदने की प्राइस से ज्यादा पे बिक रहा होगा। तो मैंने 95 में खरीदा, प्राइस 102 हो गया, तभी रीसेल करूंगा, तो 7 रुपीज का क्या हो रहा है मुझे, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, पी एंड एल में। क्यों सर, ऊपर जब प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल रिजर्व में गया था, हाँ वो प्रॉफिट कैंसिलेशन पे हुआ था, कैंसिलेशन का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को रीसेल करने का प्रॉफिट ये पी एंड एल में ही जाता है। यदि ये इन्वेस्टमेंट आप अपने डिबेंचर में ना करके किसी और की डिबेंचर में या शेयर्स में करते और वहां पे उन्हें बेच के प्रॉफिट कमाते तो भी पी एंड एल में ही जाता ना। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने डिबेंचर खरीदे हैं
भूल जाओ अपने डिबेंचर खरीदे। आप ये सोचो कि अपने डिबेंचर खरीदे हैं ना, अपने हैं इसलिए ओन लगा दिया हमने, और अब उन डिबेंचर्स को वापिस बेच रहा हूं, प्रॉफिट हुआ P&L में डाल दिया। नहीं, परचेस किया तब प्रॉफिट कहां हुआ बेटा, परचेस किया तब तो कॉस्ट आई थी, तब तो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, तब उसने खरीदा था, लेकिन खरीदते वक्त आपका इंटेंशन कैंसिलेशन का नहीं था ना। खरीदते वक्त तो आप क्या कर रहे थे, मैंने 95 में खरीदा, तो व्हाट आई एम डूइंग एट दैट टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग 95 रुपीज इन एन इंस्ट्रूमेंट। मैं एक इंस्ट्रूमेंट में 95 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं। प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा ना, प्राइस नहीं बढ़ी, प्राइस वहीं रह गई तो प्रॉफिट, और प्राइस और कम हो गई तो लॉस, तो यदि बेचूंगा तो, लेकिन उस वक्त मैं क्या करूंगा, बेचू। मान लो प्राइस वापस और कम हो गई, 93 हो गई, तब कंपनी कहती है अरे एक काम करते हैं, बेचेंगे तो लॉस होगा, एक काम करते हैं कैंसिल ही कर देते हैं। अब कैंसिल कर दिया तो कैंसिलेशन में कितने रुपए का डिबेंचर कैंसिल हो रहा है, 100 रुपीज का, और आपने खरीदा कितने में था, 90, तब 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ओन डिबेंचर, इफ यू आर परचेजिंग योर ओन डिबेंचर एट लेस देन 100, तो आपको पता है प्रॉफिट तो है, क्योंकि कैंसिल कर सकता हूं मैं, लेकिन प्राइस जो खरीदा है उससे इंक्रीज हो गई, तो बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा ना बाद में, तब तो 100 रुपीज देने ही पड़ेंगे ना बाद में, तो डबल प्रॉफिट नहीं है। कैंसिलेशन लेटर ऑन, बहुत सिंपल है कैंसिलेशन। किसे कैंसिल कर रहे हो, अपने डिबेंचर को, अपने डिबेंचर कैंसिल कर रहा हूं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, किससे कैंसिल कर रहे हो, ओन डिबेंचर से, और कैंसिलेशन पे ऑब्वियसली प्रॉफिट तो होना ही है, क्योंकि ओन डिबेंचर मैंने 100 से कम प्राइस पे खरीदे हुए हैं, तो अब जो प्रॉफिट हुआ वो किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए, वापस एक बार आते हैं। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, दो सिचुएशन बनती है, परचेज किया है कैंसिल करने के लिए, परचेज किया है होल्ड करने, कैंसिल करने के लिए परचेज किया है, उसी वक्त एंट्री बनाओ, कैंसिल कर दो। प्रॉफिट हुआ है कैपिटल रिजर्व में डाल दो। होल्ड करने के लिए परचेज किया तो एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दो, एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर दो, और असेट की तरह बैलेंस शीट में होल्ड कर लो। फिर टेक द डिसीजन, क्या डिसीजन ले सकते हैं, सर प्राइस बढ़ गया है तो रीसेल करके वापस रीसेल कर देते हैं, फिट हो जाएगा, खत्म करेंगे, बाद में देखेंगे कब रिडम्पशन करना है, तो रीसेल कर दिया। प्राइस नहीं बढ़ रहा है और पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो कैंसिल कर दिया। ये डिसीजन हम बाद में लेंगे, लेटर ऑन लेंगे। आराम से कंफर्म कर लें, नोट कर लें, फिर और सिनेरियोस की बात करते हैं।
सो आई थिंक यहां तक का सारा सिनेरियो समझ में आ गया. नाउ लेट्स फाइंड आउट द स्कोप ओनली, देन बात करते हैं. Yes. यहाँ पे एक केस बनता है, एक और सिनारियो बनता है. इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं, समझने का कोशिश करना. कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं ऑन विच कंपनी पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली से, दैट इज ऑन 30th September एंड 31st March. दो सिचुएशन समझेंगे, दो प्रॉब्लम समझेंगे. पहले, कंपनी अपने डिबेंचर्स खरीद रही है. कंपनी इज परचेजिंग इट्स ओन डिबेंचर फॉर कैंसिलेशन. व्हेन एक डिबेंचर होल्डर है और वो डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने अप्रोच किया कि मुझे तुम्हारे डिबेंचर खरीदने हैं. डेट है से 1 जुलाई. 1 जुलाई को कंपनी ने उस डिबेंचर होल्डर से कांटेक्ट किया कि मुझे तुम्हारे डिबेंचर खरीदने हैं. ठीक है. उस डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है? जिसके पास उस दिन डिबेंचर हो. टू द पर्सन, और यू कैन से द डिबेंचर होल्डर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की डेट पे जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा. अब कंपनी 1 जुलाई को डिबेंचर होल्डर को कॉल करती है कि मुझे तुम्हारा डिबेंचर खरीदना है ओपन मार्केट से. एक सवाल आता है, क्या वो डिबेंचर होल्डर, उसको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च को मिला था. मैं डेट चेंज कर रहा हूं, 1 अगस्त. उसको लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, और वो 31 मार्च से अभी तक डिबेंचर अपने पास होल्ड करके चल रहा है. उसको नेक्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30th September को. और कंपनी कहती है 1 अगस्त को कि लाओ भाई बेच दो, हमें खरीदना है. पागल है वो? बोले भाई रुक जा, 2 महीने और रुक जा, 30th September को इंटरेस्ट मिल जाने दे तब बेचूंगा. क्यों? क्योंकि यदि आज मैंने बेच दिया, इफ आई विल सेल माई डिबेंचर टू यू राइट नाउ, देन डेफिनेटली अभी मुझे 30th September को मिलने वाला इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. 30th September को कंपनी जब इंटरेस्ट देगी तो किसको देगी? जिसके पास उस दिन डिबेंचर होंगे. और उस दिन डिबेंचर किसके पास होंगे? कंपनी के खुद के पास. अभी तक हो रहा है. तो 30th September को तो कंपनी के पास होंगे डिबेंचर, तो इंटरेस्ट इन
4 मंथ का इंटरेस्ट। ये 4 महीने डिबेंचर एक्स के पास थे, लेकिन यदि वो 1 अगस्त को ये डिबेंचर सेल कर देता है तो उसको ये 4 मंथ का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा 6 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी 30 सितंबर को देने वाली थी, और वो उसी को दिया जाएगा जिसके पास 30 सितंबर को डिबेंचर होंगे। तो वो पर्सन क्या 1 अगस्त को डिबेंचर सेल करेगा? ऑब्वियसली नॉट, कि सर 4 मंथ के इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा सीधा सीधा। आई एम होल्डिंग सच डिबेंचर सिंस 4 मंथ, उसका पेंडिंग इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट अक्रियूड है, वो अक्रियूड इंटरेस्ट मुझे 30 सितंबर को मिलेगा, तो मैं डिबेंचर सेल नहीं करूं। देन कंपनी कैन गिव एन ऑफर, ठीक है भाई एक काम करते हैं ना, ये 4 मंथ का इंटरेस्ट मुझसे अभी एडवांस में ले लो, दैट्स ऑल। डिबेंचर मुझे दे दो, सेल कर दो, और आपको क्या हो रहा है, बोले सर 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलना है मुझे, मुझसे ले लो। सितंबर में मेरे पास कंपनी, मैं चलो कंपनी को बीच में से हटा देता हूं, एक्स और वाई 2 पर्सन, एक्स सेलर है, वाई बायर है। वाई एक्स को डिबेंचर खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, तो एक्स यही बोलेगा ना, भाई 4 मंथ का इंटरेस्ट तो तुम ले जाओगे मेरा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, 4 मंथ का इंटरेस्ट तुम आज ही मुझसे ले लो, मेरे पास तो कंपनी से 30 सितंबर को पूरे 6 मंथ का आ ही जाएगा, उसमें से 4 मंथ का तुम अभी ले लो मुझसे। तो हाँ ये बात सही है, अभी बिल्कुल जेन्युइन बात है, समझ में आती है, ठीक है। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है, इफ डिबेंचर इन 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में खरीदा जा रहा है, यदि हम अपने ओन डिबेंचर 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में कहीं खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करके आना पड़ेगा उस दिन तक का। यदि कंपनी डिबेंचर 31 मार्च को ही खरीदने जाती है, प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरेस्ट मिल चुका उस पर्सन को, अब उससे डिबेंचर खरीद रहे हैं हम। लेकिन यदि 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में डिबेंचर यदि आपने खरीदा, तो आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट पे करके आना पड़ेगा, उस पीरियड का इंटरेस्ट पे करके आना पड़ेगा। सिनेरियो क्लियर है? एक सेकंड गाइस, बैटरी जा रही है। तो ये 4 मंथ का इंटरेस्ट भी हमें उन्हें पे करके आना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एंट्री में क्या चेंज हो गया, ये वाली एंट्री थी हमारी, इस एंट्री में क्या चेंज हो गया सर, इसमें हम परचेज प्राइस तो पे करेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट भी पे करके आएंगे, और जो इंटरेस्ट पे करके आएंगे वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री में क्या चेंज आ गया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्रॉफिट हुआ है तो टू कैपिटल रिजर्व। सो यहां पे अलग से एंट्री बना देता हूं,
अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और अक्रूड इंटरेस्ट ना बोलना चाहो तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट बोल दो, देना तो है ही, पर अक्रूड इंटरेस्ट में रखते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इंटरेस्ट हमें और पे करके आना पड़ेगा साथ में। क्या है ये? इफ debentures are purchased from open market, if debentures are purchased from open market between two interest date, यदि डिबेंचर हमने ओपन मार्केट से खरीदे हैं बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट, देन कंपनी हैज टू पे accrued interest, कंपनी हैज टू पे accrued interest, कितना? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ परचेज। फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ परचेज, कंपनी को एक्रूड इंटरेस्ट पे करके आना पड़ेगा। कब से कब तक? पिछले इंटरेस्ट डेट से लेके खरीदने की डेट तक का, और उसकी अलग से ये एंट्री अलग नहीं बनाएंगे, हम उसी एंट्री में मर्ज कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल ओके। और जब कंपनी फाइनली अपने डिबेंचर होल्डर को सितंबर में इंटरेस्ट पे करेगी, तो इस एक्रूड इंटरेस्ट को वहां पे एडजस्ट कर देगी। समझ में आया क्या कि सर सितंबर में हमें इंटरेस्ट देना है सारे डिबेंचर्स पे, तो सब सारे डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट दोगे तो ये वाला इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा ना, तो बाकी का तो पेमेंट बैंक से कर देंगे और ये क्रेडिट करके एडजस्ट कर देंगे। और या फिर इसे डिबेंचर इंटरेस्ट ही लिख डालो, खत्म ही कर दो। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑब्लिक कर देता हूं डिबेंचर इंटरेस्ट। लेकिन यही केस इधर आ जाए तो भी यही एंट्री होगी। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई, मैंने अपने डिबेंचर खुद के ही पास इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रखे हैं। इंटरेस्ट की डेट पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। और जब कंपनी इंटरेस्ट पे करने जाएगी तो बाहर वाले डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट कर देगी, उसमें से एक डिबेंचर होल्डर का आप खुद हो, तो एक हाथ से इंटरेस्ट देने जा रही है, दूसरा हाथ आता है बोले मेरा भी है, मैं भी डिबेंचर होल्डर हूं। बोले हाँ यार तुम हो, अभी क्या खुद ही को कैश दें क्या? बोले एक हाथ बोलता है एक्सपेंस है, दूसरा बोलता है मेरी इनकम है। तो भाई आपका एक्सपेंस आपकी इनकम आपस में कैंसिल कर लो ना, तो क्या एंट्री बनेगी? मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, इंटरेस्ट देने की एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रुको रुको रुको, बाहर वालों को तो टू बैंक और घर वालों को इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इनकम, होगी कैंसिल। उसको मैं एग्जांपल क्वेश्चंस के साथ लूंगा
तभी उसको हम और आगे बात करेंगे उस वाले पार्ट को। अभी इसी सिनेरियो को आगे कंटिन्यू करता हूं। अब यहां क्या दूसरी प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है एक और कॉन्सेप्ट जो इसी पार्ट से रिलेटेड है, आगे और बात करते हैं। कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस का मतलब क्या है? कोटेड प्राइस का मतलब है सेलर जो प्राइस हमें कोट कर रहा है कि कितने में बेचूंगा, इट्स सॉर्ट ऑफ मार्केट प्राइस। कोटेड प्राइस इज सॉर्ट ऑफ मार्केट प्राइस जो आपके डिबेंचर की चल रही है। अब उस मार्केट प्राइस के साथ क्या सीन बन रहा है? सर जो कोटेड प्राइस है ना, जो मार्केट प्राइस है, वो दो तरह की होती है। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ cumulative, x is the short form of exclusive। मतलब ये कि कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस का मतलब होता है द मार्केट प्राइस कोटेड इज कॉस्ट प्लस एआई। कॉस्ट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। और एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस का मतलब है आपको सिर्फ बताई जा रही है कॉस्ट। कॉस्ट प्लस एआई मतलब आपको जो प्राइस कोट की गई है उस कोटेड प्राइस में आपसे डिबेंचर की कॉस्ट भी ले रहा है, प्लस वो 4 महीने 3 महीने जो भी पीरियड उसने होल्ड किया उसका इंटरेस्ट भी उसने ऐड करके बताया है। लेकिन एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस यदि आपको कोट की गई है तो आपको कॉस्ट बताई गई है, इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो कोटेड प्राइस है वो कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट है, उसमें से इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा तब कॉस्ट पता चलेगी। इस केस में सीधी आपको कॉस्ट बता दी गई है तो आपको इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं कोटेड प्राइस माइनस एआई इज इक्वल टू कॉस्ट। जो कोटेड प्राइस बताई गई उसमें से एआई यानी अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करो और फिर आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। ये आपका पेमेंट है जो आपको देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट है कोटेड प्राइस का, उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट सेपरेट करो, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट को सेपरेट करो, सेपरेट रिकॉर्ड करना है। इस केस में क्या होगा? कोटेड प्राइस प्लस एआई करोगे तो पेमेंट आएगा। नहीं, इसमें जो कोटेड प्राइस है वो कॉस्ट है। इसमें जो कोटेड प्राइस है वो कॉस्ट है, उसमें एआई प्लस करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एआई कितना? अक्रूड इंटरेस्ट कितना? फ्रॉम दी डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टिल दी डेट ऑफ परचेज। पॉइंट क्लियर? अब यदि क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे कि ये कम इंटरेस्ट प्राइस दी है या एक्स इंटरेस्ट, तो हम अज्यूम करेंगे एक्स इंटरेस्ट। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in absence of information, quoted price will be assumed x interest price। ठीक है, तो ये हो गया आपका अक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरा
कॉन्सेप्ट। एक बार वापस सम अप करें। डिबेंचर इशू की बात कर ली हमने, लमसम इशू विद रिडम्पशन टर्म। इसमें एक चीज और आती है अदर देन कैश, तो वो हम शेयर्स में पढ़ चुके हैं, सेम केस है। देन सेकेंड इंटरेस्ट की बात की हमने आज। थर्ड हमने रिडम्पशन की बात की, तो रिडम्पशन में हमने 4 मेथड्स की बात की अभी तक, और भी है 4 मेथड्स की बात की। फर्स्ट मेथड इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एक और आता है छोटा सा है, वो अलग से बात करेंगे। 4 मेथड की हमने बात की, मेनली ये 4 ही है। लमसम पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कन्वर्जन मेथड एंड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट में 2 सिनेरियो, परचेज्ड एंड कैंसिल्ड, परचेज एंड होल्ड। होल्ड के केस में 2 सिनेरियो, फर्दर कैंसिलेशन, फर्दर रीसेल। प्लस फिर हमने कम एंड एक्स प्राइस की बात की, जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया। अब अपार्ट फ्रॉम दोज ऑल डिस्कशन, कुछ अलग मेथड और कुछ अलग रिक्वायरमेंट और हैं जिन्हें समझना है। तो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी has to create डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, यानी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेपरेट रखना पड़ेगा रिजर्व की फॉर्म में, टू इंश्योर डिबेंचर होल्डर कि हम सारा प्रॉफिट घर लेके नहीं जा रहे सर, रखा है साइड में आपका पेमेंट इंश्योर करने के लिए। कितना कितना डीआरआर बनाना पड़ेगा? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। जितने भी डिबेंचर आपने इशू किए हैं उसकी टोटल वैल्यू के 25% का डीआरआर बनाना पड़ेगा। आप चाहे पी&एल से निकालें या जनरल रिजर्व से निकालें और एक डीआरआर क्रिएट करते हैं। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व और पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। और जैसे ही आपका रिडम्पशन कंप्लीट होता है, इस डीआरआर को उठा के वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो डिबेंचर के रिडम्पशन पे, वो डीआरआर में ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है। ऑन रिडम्पशन entry will be DRR account debit to general reserve. Whatever amount of DRR is there with you, transfer back to जनरल रिजर्व। मतलब अब ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, डिबेंचर्स का पेमेंट हो गया, उनकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हटाओ रिजर्व को, वापस जनरल रिजर्व में डालो और दे दो शेयर होल्डर को, बांटो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बना दो इसको वापस। सेकेंड रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर। जितना आपने डीआरआर बनाया है वो सेफ्टी हो गई, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 15% ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम इन करंट ईयर। जितने डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हो उसका 50%, 15%
आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। कहां? किन्हीं भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। क्यों? ताकि आप बैंक बैलेंस इंश्योर कर पाओ। ठीक है? कब तक बनाना है ये डीआरआर, कब तक करना है ये इन्वेस्टमेंट? अप टू 30th अप्रैल, 30 अप्रैल तक का टाइम दिया जाता है। साल शुरू हुआ है, एक महीने का टाइम है। आप 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 30th अप्रैल के बीच में कभी भी ये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इस साल जितने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो उसका 15, मैं 10 लाख के डिबेंचर्स का पेमेंट करना चाहता हूं सर इस साल, तो 1,50,000 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कर दो और 30 अप्रैल तक का टाइम है। एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कर दोगे डीआरआर में। बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मिला सर। जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कहीं भी किया है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किया है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे डीआरआर में। और जब रिडम्पशन करने जा रहे हो तब इन इन्वेस्टमेंट को बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू DRR। और इन्वेस्टमेंट को बेचने से यदि कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उसे DRR में डाल दो। तो ये दो रिक्वायरमेंट, सेबी की रिक्वायरमेंट, जिन्हें फुलफिल करना है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। यू हैव टू रिवाइज ऑल सच कॉन्सेप्ट, पूरा रिवाइज करके रखें। इन नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट क्लास हम एक और कॉन्सेप्ट जो पेंडिंग बचा इसमें, दैट इज सिंकिंग फंड मेथड, उसके बारे में बात करेंगे। स्मॉल सा, छोटा सा, इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड देन फिर हम सारे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो रिवाइज इट, जर्नल एंट्रीज, प्रोसीजर एंड सारा कॉन्सेप्ट। विल मीट, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। ओके।